प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया विषय। आज मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। इसकी बहुत विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि सांख्यिकी को प्रारंभ किया जाए, तो हम आज शुरू करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट में लागू है, उसके करीब 8 चैप्टर्स जो हैं वो हमने अपने वीडियोस में कवर किए हैं। आप हमारे चैनल पर आइए, उसको देखें, आपको उससे ज्ञानवर्धन होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं उसमें आप देखें क्या क्या चीजें लेके आए हैं। सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का परिचय और उसकी परिभाषा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के कार्य। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी की इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, उसके महत्व और कमियां। प्यारे बच्चों, ये जो पार्ट है ये आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट कहलाता है, जो सांख्यिकी को पढ़ना प्रारंभ करने से पहले हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैंने फर्स्ट जो वीडियो लिया है उसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है। आपके आगे जितनी भी चैप्टर्स आएंगे उसके लिए एक बेस होगा। आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं कुछ स्टेटमेंट के साथ में जो सांख्यिकी के बारे में कुछ अलग अलग विद्वानों ने रखे हैं। सबसे पहला जो मैं आप लोगों के सामने स्टेटमेंट रख रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। विद्वानों ने कहा है आज का जो युग है वो सांख्यिकी का युग है। आप भी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि जहां कहीं पे भी हम बात कर रहे हैं हर तरफ संख्याएं ही संख्याएं हैं। चाहे आज कोरोना से संबंधित आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े ही, वो डाटा ही सांख्यिकी है। उसी तरह से मैं आप लोगों के सामने कोट करना चाहूंगा, आपके H.G. वेल्स ने बहुत महत्वपूर्ण एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था आने वाला जो भविष्य है उसमें आप देखेंगे कि जो कुछ भी व्यक्ति सीखता है, जो कुछ भी वो प्राप्त करता है, उन सब में अगर उसके पास सांख्यिकीय चिंतन नहीं होगा तो वो भविष्य में कुछ नहीं कर पाएगा। यानी उन्होंने कहा जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी आप सीख रहे हो, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण एक भाग होगा, वो होगा सांख्यिकीय ज्ञान। आप अंदाज लगा सकते हैं इस विषय का कितना महत्व है। उसके बाद में एक और स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। कई विद्वानों ने यहां तक कहा कि अगर कोई ज्ञान जिसमें सांख्यिकी या संख्याओं से संबंधित तथ्य न हो, वह वास्तव में ज्ञान कहलाने के लायक ही नहीं है। यानी ज्ञान वह है जिसमें संख्याएं हैं। उसके बाद में एक और मैं बताता हूं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानकर अच्छा लगेगा। एक और स्टेटमेंट था कि चाहे घर घर अनाज पहुंचाना हो या चांद पर रॉकेट पहुंचाना हो, दोनों के ही लिए है आपके सांख्यिकीय ज्ञान का आवश्यकता बहुत ज्यादा है। आप इन स्टेटमेंट के माध्यम से समझ पाए होंगे कि सांख्यिकी कितनी महत्वपूर्ण है। अब मैं आपके आगे बढ़ता हूं। सांख्यिकीय विज्ञान क्या है? जब तथ्यों के बारे में हम उनका कलेक्शन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उन विश्लेषण के आधार पर जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो वह सांख्यिकीय विज्ञान कहलाता है। सांख्यिकीय विज्ञान के बारे में हम और पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं सांख्यिकी की परिभाषा। सांख्यिकी को 2 रूपों में परिभाषित किया जाता है, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़ों से, डेटा से, समंकों से। तीनों एक ही नाम है, याद रखना, मैं इनको बार बार अलग तरीके से यूज करता रहूंगा। सांख्यिकी, समंक और आंकड़े, डाटा। आप लोगों को बता दूं, सांख्यिकी बहुवचन के रूप में आंकड़ों से लिया जाता है। जैसे मैं एक लाइन बोलता हूं, आप समझेंगे। जैसे एक हेड मैनेजर जो है वो अपने अकाउंट ऑफिसर से कहता है गिव मी द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस ईयर। इसका मतलब यहां पे वो ये कहना चाहता है कि वो आपसे आंकड़े मांग रहा है इस साल के। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब हुआ आंकड़े। दूसरा होता है एक वचन के रूप में। एक वचन के रूप में आंकड़ों का मतलब होता है
उसको कलेक्ट करना यानी संकलन, उसके बाद में आप लोगों को उसके करना होता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, उसके बाद में आपके आती है मेथड्स जिससे आप उसका विश्लेषण करते हैं, यानी मेथड्स के रूप में सांख्यिकी को निष्कर्ष निकालना मेथड्स के आधार पर, ये एक वचन के रूप में आता है। तो एक वचन के रूप में हुआ विधियां जिनका हम उपयोग करते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए। समझ पाए होंगे दोनों अलग अलग कैसे होते हैं, बहुवचन के रूप में आंकड़े और एक वचन के रूप में विधियां। अब मैं आगे बढ़ता हूं। बहुवचन के रूप में जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, जिसको मैंने एक शब्द यूज किया समंक, तो समंक की क्या विशेषताएं होती हैं ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि समंक क्या है। आप लोगों को मैं बता दूं, समंक की जो सबसे पहली विशेषता है, याद रखना, समंक वो है जो तथ्यों के समूह हैं। समूह के रूप में जब हम बात करेंगे तो ये आपके होंगे समंक। अब समूह का मतलब क्या है मैं आपको इसको समझा देता हूं। अगर मान लो मैं आपसे आपकी आय, आपकी उम्र, आपकी जो जानकारियां हैं कलेक्ट करता हूं, तो ये व्यक्तिगत हुआ, ये समंक नहीं है। जब मैं आप जैसे सैकड़ों लोगों के बारे में ये ही सूचनाएं जब कलेक्ट करता हूं तो ये समंक बन जाते हैं। यानी समूह, तथ्यों के जो समूह हैं वो सांख्यिकी है, वो समंक है। दूसरी इसकी विशेषता होती है, जो भी समंक हैं वो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं। समंकों के पीछे प्रभाव होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो हम कृषि के आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो कृषि जो है वो बहुत सारी चीजों से प्रभावित होती है। कृषि पे प्रभाव पड़ता है वातावरण का, बारिश का, वहां की जलवायु का, भूमि की उर्वरा शक्ति का, तो ये सारे प्रभाव उस पर पड़ते हैं। इसलिए समंकों के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्रभावित होने चाहिए। अगर फिक्स हैं तो वो आंकड़े नहीं है, उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। परिवर्तन है, परिवर्तनशील है, दूसरी चीजों से प्रभावित होते हैं, तो वो समंक कहलाते हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मैंने आपसे जैसे कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है, पूछा जाता है कि कौन सी विशेषता पाई जाती है, कौन सी इसकी विशेषता नहीं है। इसी क्रम में थर्ड हम पॉइंट लेना चाहेंगे, वो है संख्याओं के रूप में प्रकट करना, यानी न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन उसका होना चाहिए। सांख्यिकी उसे कहा जाएगा, समंक उसे कहा जाएगा जो संख्याओं के रूप में है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की सुंदरता, ईमानदारी, ये जो गुण हैं उनको संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी वो तब बनेंगे जब उनमें संख्याएं होंगी। आप समझे इस बात। उसके बाद में इसको एक और मैं बता देता हूं, संख्या समंक वो हैं जिनकी गणना की जा सकती है या जिसका अनुमान लगाया जाता है। गणना और अनुमान जिसका हो वो समंक कहलाएंगे। जिसकी गणना नहीं हो सकती है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वो समंक भी नहीं हो सकती है। ये आपकी चौथी विशेषता होगी। पांचवी विशेषता है यथोचित शुद्धता। जब आप आंकड़े कलेक्ट करें तो उसमें शुद्धता का भी ज्ञान रखना है। अब ये क्या, किस तरह से हम इसको करें, तो जैसे मान लो एक मेरी हाइट आपको कैलकुलेट करनी है, तो जब आप मेरी हाइट लेंगे तब आपके लिए सेंटीमीटर और इंच तक की शुद्धता होनी जरूरी है, यानी इंच तक को भी हम वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि बीकानेर से आपके गंगानगर की दूरी, तो यहां पे मीटर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम मीटर में भी ऊपर नीचे है तो चलेगा, क्योंकि यहां पे जो शुद्धता का स्तर है वो किलोमीटर है। ये है यथोचित शुद्धता। और हम इससे और आगे जब बढ़ जाएं, यानी भारत से अमेरिका की दूरी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो यहां पे किलोमीटर में भी शुद्धता का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 10, 15, 100 किलोमीटर भी अंतर हो तो फर्क नहीं पड़ता है। यह है यथोचित शुद्धता। ये आपके 5 पॉइंट हुए। छठा पॉइंट है सजातीयता, होमोजेनिटी। सजातीयता क्या है? जब आप आंकड़े कलेक्ट करते हो, समंक वो हैं जिनमें सजातीयता होनी चाहिए। जैसे अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं मजदूरों का, तो एक जगह पे तो हम अमेरिका के मजदूर ले रहे हैं आंकड़ों में, और दूसरे में भारत के ले रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि ये सजातीयता नहीं दिखाई दे रही है इसमें। क्यों? क्योंकि दोनों की जो परिस्थितियां हैं, एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, आर्थिक स्थितियां हैं, सामाजिक स्थितियां हैं, उनमें बहुत परिवर्तन है। तो तुलनात्मक आधार पर इनके जब आप आंकड़े कलेक्ट करेंगे, ये सजातीय नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हमें इसका भी ख्याल रखना होता है। समंको की ये भी एक विशेषता है कि सजातीयता रखनी होती है, एक रूपता रखनी होती है, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। उसके बाद में है आंकड़े पूर्व निर्धारित उद्देश्यों पर निर्भर होने चाहिए। जब आप समंक इकट्ठे करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो वो पूर्व निर्धारित उद्देश्य के आधार पर होने चाहिए, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लो मुझे अपनी कॉलेज में विद्यार्थियों के इंटेलिजेंसी आईक्यू चेक करना है, तो मैं उस विद्यालय के आईक्यू चेक करने के लिए जो आंकड़े कलेक्ट करूंगा, तो मेरा उद्देश्य क्लियर था कि मुझे आंकड़े लेने हैं आईक्यू के बेस पर। अगर मुझे स्वास्थ्य के लेने हैं तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आंकड़े कलेक्ट किए जाएंगे, डेटाज लिए जाएंगे। तो ये कहलाता है पूर्व निर्धारित उद्देश्य। आप समझ गए होंगे, बहुत आसान था, आराम से आप इसे समझ सकते हैं। ये थी विशेषताएं आंकड़ों की। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। अब हम एक वचन के रूप में सांख्यिकी को समझेंगे। अभी हमने बहुवचन के रूप में देखा था, अब एक वचन के रूप में। एक वचन के रूप में मैं आप लोगों को बता दूं, सिंगुलर फॉर्म में, जिसमें हमने कहा कि आंकड़ों को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना, ये सब किए जाते हैं। लेकिन एक बात आप लोग याद रखें, जो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते हैं बीकॉम में, कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स, वो एक वचन के रूप में ही है। इसमें हम सारी मेथड सीखेंगे, प्रेजेंटेशन सीखेंगे, डाटा कलेक्शन के सिस्टम सीखेंगे। इसलिए आप लोग ये भी अपने दिमाग में रखें कि हम जिस सांख्यिकी को पढ़ते हैं वो एक वचन के रूप में जो सांख्यिकी है वो ही पढ़ते हैं। क्योंकि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब होता है आंकड़े, और वो तो हम बाद में, जब सांख्यिकी रिसर्च के बाद में आंकड़े आते हैं, वो है जो आप चारों तरफ देख ही रहे हो। वो जो सांख्यिकी है वो बहुवचन के रूप में है, एक वचन के रूप में हम पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक वचन के रूप में जब हम सांख्यिकी की बात करते हैं, तो इससे पहले मैं आपको एक बात और महत्वपूर्ण बताता हूं। सांख्यिकी में होता क्या है, पूर्व जमाने में, प्राचीन समय में भी सांख्यिकी का उपयोग होता था। उस समय केवल दो ही काम होते थे जिसके लिए सांख्यिकी का उपयोग होता था। एक गणना के लिए, जिसमें सिर्फ गणना की जाती थी, वहां की गणना, और दूसरा होता था धन का प्रबंध या माध्य, एवरेज कैलकुलेशन। दो ही मेथड थी, कलेक्शन एंड एवरेजिंग। आप लोगों को बता दूं, प्राचीन समय में जनसंख्या के आंकड़े, धन और संपदा के आंकड़े, ये ही लिए जाते थे और उनका माध्य कैलकुलेट किया जाता था। तो बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं होता था। पर वर्तमान में सांख्यिकी को हमने 4 भागों में बांटा है। ये आपकी कहलाती है एक रूप के एक वचन के रूप में, सिंगुलर फॉर्म। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं स्टैटिकल मेथड्स। स्टैटिकल मेथड्स को याद रखने के लिए आप याद रखें CPAI। C for collection of data, P presentation of data, A analysis of data and I interpretation। ये 4 महत्वपूर्ण काम है और ये ही मेथड के पार्ट है। स्टैटिकल मेथड नहीं कहा जाता है और एक वचन का अर्थ भी ये ही है। CPAI। स्टार्ट करते हैं C से। कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में, चूंकि ये पूरा चैप्टर है, हम इसको आगे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, पर यहां पे मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता दूं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा 2 तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक समंक वे हैं जिनको हम अन्य पहले जो रिसर्च हो रखी है वहां से कलेक्ट करते हैं, और प्राथमिक होता है हम अपने उद्देश्यों के अनुसार जब स्वतः कलेक्ट करते हैं, वो आपके कहलाते हैं। तो कलेक्शन में होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके बाद में दूसरा, सेकंड पार्ट आपके आता है P, प्रेजेंटेशन। तो
तो प्रेजेंटेशन में आप लोगों को क्या करना होता है, जो डेटा आपने कलेक्ट किया उस कलेक्टेड डेटा को टेबल्स के रूप में, ग्राफ के रूप में और आपके सारणियों के रूप में उसको लिखना, प्रेजेंट करना चित्र के रूप में, ये प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो अपना सेकंड पार्ट बी प्रेजेंटेशन हुआ। उसके बाद में होता है एनालिसिस, जो एक बहुत बड़ा काम है। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मैंने कहा प्राचीन समय में सिर्फ माध्य होता था, एवरेज। अब हम एवरेजिंग करते हैं, डिस्पर्शन अपट्रेंड का कैलकुलेशन करते हैं, स्क्यूनेस विषमता की गणना करते हैं, कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं और बहुत सारी मेथड्स जिनका हम आगे एक एक करके वर्णन करेंगे, उन सब के माध्यम से हम उनका उपयोग करते हुए उसका एनालिसिस करते हैं। और सभी निष्कर्ष उन सभी एनालिसिस के बाद में फोर्थ आता है इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस करना। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एनालिसिस में हम जितनी भी संख्याओं को लिया था उसका एनालिसिस विभिन्न मेथड से किया। अब हम आते हैं इंटरप्रिटेशन पे। तो इंटरप्रिटेशन में हम अब उन पे तर्क संगत निर्णय निकालते हैं। निर्णय के मामले में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी होती है हमेशा कि हमें बायस नहीं होना होता है, आंकड़े जो कहते हैं उसी के अनुसार हमें निष्कर्ष निकालना होता है। तो ये आपके एक वचन के रूप में जो आपके थे महत्वपूर्ण पार्ट वो आ गए। मीनवाइल मैं आपको दो और महत्वपूर्ण शब्द बता देता हूं। सांख्यिकी में एक होता है आपके वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पुराने जो डाटा कलेक्ट हैं, प्राचीन जो डाटा है आपके पास प्री अवेलेबल जो है, जिसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, जब उसके आधार पर आप सांख्यिकीय तथ्यों को उपयोग करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये वर्णनात्मक व्यवहारिक सांख्यिकी कहलाती है। और दूसरी होती है वैज्ञानिक व्यवहारिक सांख्यिकी, साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंतर्गत हम अपने डेटा खुद कलेक्ट करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं और उसके माध्यम से निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये दो शब्द भी चूंकि बहुत महत्वपूर्ण थे इसके साथ में, वो मैंने आपको बताया। तो एक वचन के रूप में हमने सीख लिया है CPAI। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बेसिक बातों की तरफ ले जाता हूं। क्योंकि पहले मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के महत्व के बारे में बताया, ये होता क्या है वो बताया। अब मैं बताता हूं कुछ इसके फैक्ट। पहला फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है, ये बोर्ड पर जो मैंने आपके लिखा है, ये शब्द 1749 ईस्वी में पहली बार उपयोग लिया गया। जिन्होंने इसे उपयोग में लिया वो थे गॉटफ्राइड। गॉटफ्राइड जो थे उन्हें आगे बढ़ते हैं। एक शब्द मैं और बताता हूं, स्टैटिस्ट। ये शब्द 1749 से पहले ही शेक्सपियर ने उपयोग में लिया था। उस शेक्सपियर का एक नाटक था जिसका नाम था हैमलेट, उसमें स्टैटिस्ट शब्द यूज किया गया था। स्टैटिस्ट उस व्यक्ति के लिए उपयोग में लिया गया था जो वहां के प्रशासन से संबंधित आंकड़े और जानकारी रखता था। उसी तरह से एक और नाटककार हुए जिनका नाम था आपके मिल्टन। मिल्टन ने भी इस शब्द का उपयोग किया। उन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड एक नाटक उन्होंने लिखा, उसमें इसका उपयोग किया। तो ये शब्द काफी प्राचीन है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है वो हम कह सकते हैं 1749 में आया, गॉटफ्राइड ने दिया। इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, आपके लैटिन में इसे स्टेटस कहते हैं। उसके बाद में इटालियन लोग इसे स्टेटा कहते हैं, स्टेटा। उसके बाद में जर्मनी में इसे स्टैटिक कहते हैं, स्टैटिस्टिक कहते हैं, पर जो पीछे जो है वो के शब्द लगाते हैं, स्टैटिस्टिक जो होता है ना, तो के। इसी तरह से ये अलग अलग शब्द भी उपयोग किए गए अलग अलग जगह पे। एक शब्द और साथ में मैं लेता हूं, वो भी प्रारंभ में हम समझ लें, वो है आपका वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है
वो होता है जब हम जन्म मृत्यु, जीवन मृत्यु से संबंधित आंकड़ों के बारे में बात करते हैं, तो वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। इसमें जन्म और मृत्यु से संबंधित सूचनाएं, आंकड़े होते हैं, और ये जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, इसी से जन्म हुआ था जीवन बीमा। वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी हमने एक शब्द जोड़ लिया है। ये थी कुछ बहुत बेसिक बातें इसके बारे में। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। हम जानते हैं स्टैटिस्टिक्स के कार्य क्या है। सबसे पहले सांख्यिक के कार्य, स्टैटिशियन। स्टैटिशियन के कार्य क्या कार्य हैं, और स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के क्या कार्य हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो स्टैटिशियन के जो कार्य हैं वो ध्यान से देखें। उसके काम वही 4 शब्द हैं, CPAI: कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इन 4 कार्यों को आप कहते हैं वर्क ऑफ, फंक्शन ऑफ स्टैटिशियन। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो है सांख्यिकी के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी के कार्यों में सबसे पहला कार्य जो होता है वो है सूचनाओं को आसान और सरल रूप में व्यक्त करना। हम जानते हैं इंफॉर्मेशन बहुत जटिल होती है। बहुत सारी अगर सूचनाएं हमारे सामने आई तो उनको समझने के लिए उसको सरल रूप में व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जितने भी आंकड़े हैं उनको सरल रूप में व्यक्त करना, ये पहला काम होता है सांख्यिकी का। फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू रिप्रेजेंट द डेटा, टू मेक देम अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट, सेकंड जो कार्य है वो है तुलनात्मक अध्ययन। सांख्यिकी का दूसरा ये महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो सूचनाएं हों वो आपस में तुलनात्मक हो, यानी इस तरह से उनका प्रेजेंटेशन हो कि उनकी तुलना की जा सके। पिछले साल के आंकड़ों से आने वाले आगे के जो साल हैं उनमें कंपैरिजन हो सके, यानी एक ही लेवल पर समरूपता, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए। तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए समंकों को उपलब्ध कराना, ये भी सांख्यिकी का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा कार्य होता है नीति निर्धारण, पॉलिसी मेकिंग। सांख्यिकी यानी आंकड़े इस प्रकार हमारे सामने होने चाहिए ताकि हम नीति निर्धारण कर सकें, कुछ निर्णय ले सकें। यानी जो सांख्यिकी, जो सूचनाएं हमारे पास है वो ऐसी हो जिससे हम आगे निर्णय ले सकें। जैसे हमें लगे कि हमारी सेल्स कम हो रही है, सेल्स के आंकड़े हमारे पास हैं, तो हम उनके आधार पर आगे का अनुमान लगा सके और उसमें उन कारणों तक पहुंच सके कि हम इन फ्यूचर क्या करें जिससे ये बढ़े। ये भी सांख्यिकी का ही एक कार्य है कि वो हमें नीति निर्धारण में सहयोग प्रदान करे। एक और चीज सांख्यिकी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है, वो है व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान को बढ़ाना। सांख्यिकी व्यक्तिगत ज्ञान को भी बढ़ाता है, ये भी उसका एक महत्वपूर्ण काम है। आज जब हम चारों तरफ सूचनाएं देखते हैं तो वो जो सूचनाएं हैं जो आपके सामने रिप्रेजेंट की जा रही है, तो उससे हमें पता चलता है कि हम उनको बेहतर समझ पा रहे हैं, हमारा ज्ञान वर्धन हो रहा है, सूचनाएं हम तक आती है। उसके बाद में आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि सांख्यिकी का एक काम यह भी होता है, नेक्स्ट वर्क है एस्टिमेशन। सांख्यिकी हमें यह सिखाती है कि हमें अनुमान लगाना भी आना चाहिए। आंकड़े इस प्रकार से हों कि हम पीछे जितने भी आंकड़े हमारे पास थे, कैलकुलेशंस थी, उनसे हम फ्यूचर का एस्टिमेशन, अनुमान लगा सके। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा ये भी ध्यान रखें सांख्यिकी के कार्यों के रूप में अनुमान लगाने लायक हम उनको रख सकें। एक और काम बताता हूं, नेक्स्ट है, जितनी भी वैज्ञानिक शोध हुए उनकी सत्यता की यदि आप जांच करना चाहते हैं कि वो कितने सही हैं, कितने सत्य हैं, तो भी सांख्यिकी ही काम में आएगी। जैसे मान लो वैज्ञानिकों ने किसी दवा का उपयोग करके लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके आंकड़ों को हम देखकर
ये अनुमान लगा सकते हैं, उसकी सत्यता को प्रूव कर सकते हैं, हाँ ये जो मेथड है, ये जो विधि है, ये जो मेडिसिन है वो काम कर रही है। आंकड़े उसको जस्टिफाई करते हैं, सत्य प्रूव करते हैं। तो सांख्यिकी का ये भी एक महत्वपूर्ण काम है, जस्टिफिकेशन ऑफ द साइंटिफिक रूल्स। वैज्ञानिक सिद्धांतों को सत्य साबित करना भी सांख्यिकी का ही एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब देखिए, हम क्रम से एक एक करके बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिनको हम पढ़ पाए हैं, समझ पाए हैं। विस्तार और वृद्धि को बताना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। विस्तार को बढ़ाना, बताना, यानी पिछले साल के आंकड़ों से अब क्या इंक्रीज है, क्या डिक्रीज है, ये भी सांख्यिकी का ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। वो हमें बताएगा। उसमें प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो इंक्रीज और डिक्रीज को भी शो करे। जैसा कि मैंने कहा, प्रेजेंटेशन में ग्राफ्स के माध्यम से हम बता सकते हैं। ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हमें कमी, वृद्धि, इंक्रीज, डिक्रीज, अप एंड डाउन, ये सारी बातें उसमें दिखाई देती है, परिलक्षित होती है। तो ये भी सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। आपने देखे, ये जितने भी कार्य थे वे सारे के सारे सांख्यिकी के कार्य थे। फंक्शंस, जो कि हमारा आज का एक टॉपिक था। फंक्शन समझ में आया होगा क्या क्या काम सांख्यिकी के होते हैं, और मैंने आपको साथ में स्टैटिशियंस के वर्क भी बताए थे, वो भी आप लोगों को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सांख्यिकी के महत्व। सांख्यिकी के महत्वों में सबसे पहला जो बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है वो है शासन प्रबंध, इंपोर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप समझ सकते हैं, आज का जो वर्तमान समय चल रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो, उनको मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। बिना संख्यात्मक आंकड़ों के, बिना सूचनाओं के वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो इलाज हो, चाहे उपचार हो, चाहे राजशासन की व्यवस्था हो। ये सब निर्णय निर्भर करते हैं किस पर? एकमात्र सांख्यिकी पर। इसीलिए कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स इज अ मेन एंड यूनिवर्सल, महत्वपूर्ण है और सार्वभौमिक है। हर जगह पे इसका उपयोग है। पहला उपयोग मैंने बताया इन एडमिनिस्ट्रेशन, और मैंने आपसे कहा देश, राज्य, विश्व, हर जगह पर जहां पे भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी निर्णय होंगे वो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड होंगे। अनुमान लगता है कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद में सेकंड जो इसका उपयोग है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन चारों तरफ जो अर्थव्यवस्था है बिना सांख्यिकी के नहीं चल सकती। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे देश में कितने गरीब हैं, कितने पैसे वाले हैं, कौन ऐसे हैं जो बीपीएल हैं, कौन ऐसे हैं जो एपीएल हैं, हम उन तक कैसे अपनी सुविधाएं पहुंचा सकते हैं? इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सांख्यिकी का इस स्तर पर आर्थिक नियोजन। हमारे पास संसाधन कितने हैं, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ये आर्थिक नियोजन के बहुत महत्वपूर्ण आधार है। इंडस्ट्रीज के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी है, ये सारी जो सूचनाएं हैं ये सब स्टैटिस्टिक्स है, और इन सब पे निर्भर करता है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हम बेहतर आगे बढ़ पाएंगे। एक अच्छे आर्थिक नियोजन के लिए एक अच्छे स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी होना बहुत जरूरी है, जो कि स्टैटिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया करता है। आंकड़े चारों तरफ, जब भी आपको निर्णय लेना होगा सूचनाएं आपके सामने होंगी, और वो सूचनाएं होंगे सांख्यिकी। बार बार जब मैं ये पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, मेरे शब्द बदलते जाएंगे, उसमें एक ही शब्द बार बार आता रहेगा, वो होगा स्टैटिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने दो महत्व पढ़े, पहला इन एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हम आते हैं बिजनेस एंड कॉमर्स। व्यवसाय में व्यवसायियों की सहायता भी सांख्यिकी करता है। सेल्स के आंकड़े, परचेज के आंकड़े, रॉ मटेरियल,
संसाधन, उपलब्धता, इन सब में हर जगह पे स्टैटिस्टिक्स। मैंने एक लाइन पहले आपको बोल के बताई थी इसी वीडियो में। मैंने कहा था एक हेड मैनेजर आता है और वो अपने अकाउंटेंट से कहता है गिव मी द स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस ईयर। इसका मतलब है वो जानना चाहता है इस साल की हमारी सारी सूचनाएं क्या हैं। क्यों? क्योंकि उसके आधार पर उसको भविष्य के निर्णय लेने हैं। वाणिज्य, कॉमर्स, जब हम आयात निर्यात, किसका आयात, कितना आयात, कब करें, कहां से करें, ये सारी सूचनाएं भी सांख्यिकी हैं। इसलिए बिजनेस एंड कॉमर्स दोनों में ही स्टैटिस्टिक्स का बहुत बहुत उपयोग है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, फोर्थ यूज बता रहा हूं। अर्थशास्त्र का मुख्य आधार है सीमित संसाधन। जहां सीमित संसाधन होंगे वहां आपके अर्थशास्त्र होगा। और ये सीमित संसाधनों की गणना, सूचनाएं, आंकड़े कौन देता है? स्टैटिस्टिक्स। तो अर्थशास्त्र के प्रत्येक नियम, प्रत्येक सिद्धांत, हर जगह पे सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे आपने देखे, कोई ऐसा क्षेत्र बचा ही नहीं जहां पे सांख्यिकी का उपयोग ना हो। इसीलिए फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है यूनिवर्सल। सांख्यिकी सार्वभौमिक है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे काम ना आती हो। समाजशास्त्र, समाजशास्त्र में सांख्यिकी काम आती है। सोशियोलॉजी, समाज की विभिन्न परंपराओं, कार्यों, उन सब में। मनोविज्ञान में, जीव विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर स्टैटिस्टिक्स का उपयोग नहीं होता हो। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मतलब है सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल फैक्ट्स, हर जगह पे काम में आते हैं। अगर समाज में दंगे हुए, सामाजिक, समाजशास्त्र के बहुत सारे ऐसे विषय हैं, कुरीतियां, इन सब के जो आंकड़े हैं वही तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सामाजिक शोध में भी जब हम बात करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स काम में आएगा। मनोवैज्ञानिक शोध, ये जितने भी शब्द मैंने उपयोग में लिए उन सब में यूनिवर्सली सांख्यिकी का बहुत उपयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा उपयोग में लाई जाती है। बिना सांख्यिकी कोई रिसर्च हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये थे सभी सांख्यिकी के महत्व, इंपॉर्टेंस। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस, सीमाएं, कमियां, जो कि इतने महत्व पढ़ने के बाद में अब हम कमियों पे और आ रहे हैं। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अब तक हमने महत्व देखे, अब इसकी कुछ कमियां भी देखते हैं जो हैं भी। जैसे सबसे पहले सांख्यिकी की एक कमी है, यह केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करता है। अब चूंकि ये इसका विषय पार्ट है, संख्यात्मक तथ्य हो तो ही वो उसको अपने ज्ञान में लेगा। किसको नहीं लेता है? गुणात्मक तथ्य, गुण है, ईमानदारी, सुंदरता, इन सबको सांख्यिकी कवर अप नहीं करता है इन रिसर्च में। क्योंकि ईमानदारी का कोई सांख्यिकीय पैरामीटर नहीं होता है, सुंदरता का कोई पैमाना नहीं होता है, तो गुणात्मक तथ्यों को नहीं लेके संख्यात्मक तथ्यों पर वो बात करती है। ये एक और अलग प्रश्न है कि क्या गुणात्मक को संख्यात्मक में बदला जा सकता है? इस पे हम आगे बाद में चर्चा करेंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूं संभवतः है। निश्चित रूप से मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कैसे संभव है? जैसे मैंने कहा मेरी सुंदरता को 10 में से अंक दो, तो जैसे ही सुंदरता के बारे में 10 में से अंक देने की बात आई तो यहाँ पे वो नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। तो हो सकता है, लेकिन फिर भी सांख्यिकी की एक कमी है, वह गुणात्मक तथ्यों पर आधारित नहीं है, वह सिर्फ संख्यात्मक तथ्यों पर आधारित है। दूसरी इसकी कमी में आती है, सांख्यिकी केवल समूह अध्ययन करता है, व्यक्तिगत अध्ययन नहीं करता है। तो ये भी इसकी कमी का ही एक हिस्सा है। समूह अध्ययन करेगा, किसी व्यक्तिगत फर्म में, एक फर्म में
क्या हो रहा है वो सांख्यिकी अध्ययन नहीं हो सकता है। उस जैसी बहुत सारी को लेंगे तो ही अध्ययन होगा, यानी समूह अध्ययन करता है, व्यक्तिगत अध्ययन नहीं करता है। इसकी दूसरी कमी हुई। इसी तरह से सांख्यिकी में औसत का जो नियम है, एवरेज, ये एवरेज का जो रूल है वो कहते हैं लॉन्ग टर्म में ही काम में आता है। शॉर्ट टर्म में तो एवरेज का कोई नियम ही लागू नहीं होता, हम जानते हैं। लॉन्ग टर्म में तो एवरेज का नियम लागू होता है, पर शॉर्ट टर्म में नहीं होता है। ये इसकी कमी है। ये हम जब एवरेज पढ़ेंगे तो और इसको बेहतर समझेंगे। उसके बाद में इसका कमियों के रूप में इसमें आया कि इसमें ये सिर्फ विशेषज्ञ ही इसका उपयोग कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स को उपयोग करने के लिए आप में एक विशेष ज्ञान होना चाहिए सांख्यिकी का, तो ही आप कर सकते हैं, हर एक नहीं कर सकते। ये इसकी कमियां थी, लिमिटेशंस थी। अब मैं आपको कुछ और तथ्य इसके बारे में, सांख्यिकी की कमियों के बारे में जो कहे गए वो भी मैं बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग और रोचक है। कुछ विद्वानों ने कहा सांख्यिकी झूठ का तंतु है। अगर किसी को झूठ कहना हो तो सांख्यिकी आधार पर अपनी बात रखो तो वो झूठ सत्य होके सामने निकलेगा। उसी तरह से एक और विद्वान हुए जिन्होंने कहा झूठ इंद्रधनुष की तरह है। सांख्यिकी जो है वो इंद्रधनुष के तरह झूठ है, यानी बहुत सुंदर दिखता है, रंग बिरंगा है, पर झूठ है। कौन? सांख्यिकी। झूठ का इंद्रधनुष कौन? सांख्यिकी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। ये स्टेटमेंट है जो अलग अलग विद्वानों ने दिए। एक और बताता हूं इसी क्रम में। कुछ विद्वानों ने ऐसा भी कहा कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। पहला झूठ, दूसरा सफेद झूठ, और तीसरा समंक, आंकड़े। यानी अगर झूठ कहें तो आंकड़े हो गए। आंकड़ों के ऐसे आंकड़े रखो कि झूठ दिखाई दे, कोई समझ भी ना पाए और झूठ है वो, सफेद झूठ जिसको हम कह सकते। एक और रोचक तथ्य है, आपको बताता हूं। पुराने समय में लोग जब किसी को अपनी बात मनवानी होती थी, सत्य प्रूव करना होता था, तो वो अपनी बात को भूत, प्रेत, आत्मा आदि शब्दों का उपयोग करके अपनी बात रखते थे और झूठ को सत्य साबित कर देते थे। विद्वानों ने कहा है आज के युग में झूठ को साबित करने के लिए आंकड़े हैं। पहले प्राचीन काल में भूतों का सहारा लिया जाता था, अब आंकड़ों का सहारा लिया जाता है। अब देखिए कितने रोचक तथ्य हैं। पर इन सब के बावजूद भी मैं आप लोगों को कहूंगा सांख्यिकी ये सारी कमियां थी, इसके बारे में लोगों के विचार भी, विश्वास भी थे, ये लोग कैसा इसके बारे में विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपसे, जैसे मुझसे आप कहेंगे कंक्लूड करें, तो कंक्लूजन यही है, सांख्यिकी का उपयोग करते समय बहुत सावधानी का उपयोग करना होता है। सांख्यिकी को जो जानने वाले लोग हैं उन्हीं से चर्चा करके उसको समझना चाहिए। सीधे आंकड़ों पे विश्वास करना भी गलत है। और कहा जाता है सांख्यिकी या तथ्यों को जानकारी रखने वाला व्यक्ति ही करे तो बेहतर समझ पाएगा, हर व्यक्ति उसको नहीं समझ पाएगा। आप समझें, ये एक छलावा भी हो सकता है। ये थी प्यारे बच्चों सांख्यिकी के बारे में बहुत सारी बातें। आज का हमारा टॉपिक बहुत बेसिक था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आप समझने की कोशिश करिए। आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें हम सांख्यिकी के विभिन्न अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।